एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो साइंस की क्लास में आज चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी जो अपडेटेड एनसीईआरटीज़ आपकी आ चुकी हैं क्लास 6 की। सो न्यू एनसीईआरटी है हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 रहेगा, यानी कि ऑलरेडी हम चैप्टर 2 फिनिश कर चुके हैं। अभी तक नहीं देखा है आपने तो जल्दी जल्दी उसको भी फिनिश कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ना। और चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। नई के साथ साथ पुरानी भी आपको कवर अप करना होगा। खैर जो पुरानी एनसीईआरटीज़ में है कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी, बट एक बारी पहले न्यू खत्म करेंगे एंड देन हम पुरानी वाली भी पढ़ लेंगे अगर कुछ चीज़ें उसमें से रह जाती है ना। तो चैप्टर 3 है क्या हमारा, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। सो इस तरह से चीज़ें हैं ना। न्यू एनसीईआरटी आप देख रहे हो किस तरह से अपडेट होकर के ना, यहाँ सुभाषित के कुछ श्लोक वगैरह ऐड कर दिए गए हैं ना, और इस तरह से चीज़ें आपको अलग अलग नज़र आएंगी। चैप्टर्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। तो आहार से रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए हैं ना कि खाना जो है किस राज्य में कौन सा खाना खाया जाता है, यहाँ पे ये छोटा सा आपको दिया गया है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए ना। जैसे पंजाब में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फसलें जो उगाई जाती हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, चना, दालें, और खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे कि मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पेय में देखोगे तो भाई लस्सी हो गया, छाछ, दूध, चाय, ये सारी चीज़ें पंजाब में यूज़ करी जाती हैं। कर्नाटका में देखोगे तो चावल, रागी, उड़द दाल और नारियल, ये सारी चीज़ें इनकी फसलें उगाई जाती हैं। इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल, ये सारी जो डिशेज़ हैं आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगी। छाछ, कॉफ़ी और चाय जो कि पेय पदार्थ में आ जाता है। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे चावल, बांस और सोयाबीन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। चावल, इरोम्बा यानी कि जो कि चटनी को कहा जाता है इरोम्बा, ये नाम आपको याद होने चाहिए ना, ऐसे पूछा जा सकता है आपके एनसीईआरटीज़ में। उती, उती क्या होता है, पीली मटर और हरे प्याज की तरी को कहा जाता है उती। और सिंगजू, कांसोई, तो ये सारी डिशेज़ जो कि मणिपुर में बनाई जाती हैं। बिना दूध की चाय यहाँ की फेमस है। तो इस तरह से ये 3 स्टेट्स दिए गए हैं, तो इनको ज़रूर आप दिमाग में रखेंगे। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको पूरी बुक रीड करने की भी ज़रूरत है ना। और जो पारंपरिक तरीके थे जिनसे हम अपना खाना पका सकते हैं ना, चूल्हे का इस्तेमाल करके कर सकते हो आप, या फिर आधुनिक गैस चूल्हे का इस्तेमाल करें ना। सिलबट्टे का भी इस्तेमाल हुआ करता था, आज के टाइम में ग्राइंडर का यूज़ कर लेते हैं हम। भोजन के घटक, तो भोजन के घटक क्या है भाई, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। जैसा आप खाते हैं आपका जीवन भी कुछ वैसा ही नज़र आता है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से तत्व होते हैं भोजन में, तो आपको पता ही है। अब प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, खनिज, ये सारे ही आपके एक तरह से खाने के तत्व होते हैं ना। जैसे कि ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण माना जाएगा ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, हम एनर्जेटिक होकर के कुछ काम कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग एलिमेंट कहा जाता है ना। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही नहीं, इवन वसा भी इसमें इंक्लूड होता है। अब कौन कौन से अनाज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, गेहूँ, चावल, मक्का, साग, ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली इस पिक्चर में भी आपको सारे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दी गई हैं, दालें भी इवन, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। आगे दिया गया वसा की बात करी गई है। अब वसा क्या होता है, फैट। तो जितना भी ऑयली चीज़ें आप देखते हो ना, फिर वो घी हो, तेल हो ना, इस तरह की चीज़ें, हर एक चीज़, तो वो सारी आपकी वसा की कैटेगरी में आ जाती है ना। जैसे कि घी हो गया, विभिन्न प्रकार के तेल, ये सब वसा हो जाएंगी। और वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं ना। जैसे कि दूध से घी बनता है तो वो जंतु आधारित हो जाएगा ना। बाकी ऑयल वगैरह, फिर वो नारियल तेल हो, सरसों का तेल हो, ये सब पादप आधारित हो जाते हैं ना। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे, इनमें भी आपको कहीं ना कहीं वसा फैट देखने को मिलता है ना, जैसे बादाम का तेल होता है। तो इस तरह से इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो वसा के स्रोत आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को ही एक तरह से एनर्जी गिविंग एलिमेंट्स कहा जाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले इन दोनों को। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत होता है। ऐसा होता है जब भी आप फैट ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, तो फैट के रूप में आपकी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। जब आपको मान लीजिए टाइम पर खाना नहीं मिला, आप नहीं खाना खा पाए या फिर कुछ इस तरह होता है, तो जो स्टोरेज, एक तरह से स्टोरेज होता है एनर्जी का, वो फिर आपके काम में आता है। आगे क्या दिया गया कि ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है, बहुत फैट होता है, और यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करते हैं ना। क्योंकि जो ध्रुवीय भालू हैं ये इधर दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं, जहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रातें होती है ना। तो जब रात का समय होता है उस वक्त ये जो फैट होता है ना, ये इनको जीवित रहने में हेल्प करेगा ना। क्योंकि अगर वो खाना भी नहीं खा रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, उनको जो फैट उनकी बॉडी में पहले से स्टोर है, वो उनको हेल्प करता है ना।
अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, जो हमें हमारी मसल्स बनाता है ना। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा। दूध हो, दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप दालें जैसे फलियाँ, मटर, मेवे, ये भी एक तरह से प्रोटीन के ही स्रोत माने जाएंगे ना। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ और मरम्मत में सहायता करता है। मान लीजिए हमें चोट लगती है ना, कहीं नील पड़ गया, इस तरह से चीज़ें होती हैं बॉडी में। अब बॉडी की जो ग्रोथ है, छोटा सा बच्चा है उसको प्रोटीन की प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं मिला तो हो सकता है बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाए ना। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक एलिमेंट भी कहा जाएगा, भोजन भी कहा जाता है ना। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जिससे जो प्रोटीन है हमें मिलती है ना। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारी दालें हैं, सॉरी, मूंग चना हो गया, मटर, अरहर, राजमा, सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स माना जाता है। ये सब नॉनवेज और कहीं ना कहीं एनिमल से मिलने वाली चीज़ें जहाँ से आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है ना। और अभी क्या कहते हैं कि छत्रक यानी कि जो मशरूम होते हैं ना, अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि जो मशरूम होते हैं इनसे भी हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, है ना, एक यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, जल्दी से इसे समझ लेते हैं ना। स्कर्वी रोग क्या है? तो भाई पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्त का स्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लेन ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया, भाई यहाँ पे फैक्ट हमारा हमें ये याद रखना है कि जो स्कर्वी रोग है ये क्या है? तो दांतों से खून आना ना, आपने देखा होगा मसूड़ों का सूज जाना या दांतों से ब्लड आ रहा है, तो ये सब स्कर्वी रोग के अंदर इंक्लूड होगा। अब इसका इलाज क्या है? तो जितने भी खट्टे फल फूल है ना, उनका इस्तेमाल अगर आप करते हो, नींबू, संतरा ना, मौसम्मी, ये सारी चीज़ें अगर आप, यानी कि विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। अगर आप विटामिन का प्रॉपर अच्छे से यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी ले रहे हो, तो स्कर्वी रोग से अब बचा जा सकता है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन इससे निकला। अब यहाँ पे बात करी गई है विटामिन की, इस वजह से आपको ये छोटी सी स्टोरी से यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करी गई है। जैसे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरे, मौसम्मी, इन सभी में पाया जाता है। अगर इनका सेवन आप कर रहे हैं तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। अगला चीज़ बताया गया है घेंघा रोग के बारे में, एक छोटी सी स्टोरी बताई गई। तो मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ ना। देखिए घेंघा रोग क्या होता है, जैसे कि ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, गले में एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। गले में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, और वो आपकी प्रॉपर काम करती रहती है अगर आपकी बॉडी में आयोडीन पहुंच रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में अगर आयोडीन पहुंच रहा है तो चीज़ें सही रहती हैं। जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये घेंघा रोग हो जाता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड गले में है वो सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसे ग्वाइटर कहा जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह से आपको चीज़ें दिखने लगती हैं ना। तो कब होता है ग्वाइटर, घेंघा रोग कब होता है? आयोडीन की कमी से। तो बस इसी को कह दिया जाता है ना, इसी से कनेक्ट करने की यहाँ पे बस इतना ही आपको याद रखना है, आगे स्टोरी नहीं पढ़नी है पूरी। आगे इन्होंने इसी चीज़ को कनेक्ट किया है कि जब अब नमक, आयोडीन हमारी बॉडी में जाता कैसे है? तो नमक जो कि हम इतना कम यूज़ करते हैं, और सोचिए उसमें कितना कम क्वांटिटी में हमें आयोडीन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, लेकिन अगर उतना भी नहीं पहुंच रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है ना। तो इसी वजह से हम आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन प्रॉपर पहुँचता रहे ना। जब भी आप नमक खरीदते हैं तो आयोडीन चेक करते हैं ना, आयोडीन वाला है या फिर नहीं करते हैं तो कर लीजिए भाई, अभी करके ही लिया करो, है ना। आगे क्या कह रहे थे कि नमक की खेती जो है अगरिया नामक जनजातीय समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ना। तो इस तरह से नमक भी इतनी आसानी से मतलब नहीं बनता है ना, हम तो यूज़ कर लेते हैं आसानी से, लेकिन चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। अब विटामिन के बारे में दी गई हैं, तो विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन ए के बारे में बताया गया फिलहाल। तो विटामिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इस तरह से ये विटामिन हैं जो कि हमें स्पेशली पढ़ने होते हैं ना। विटामिन ए जो कि आंखों से रिलेटेड होता है, त्वचा को, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। स्रोत इसके ये सारे हो जाते हैं। रोग क्या हो जाएगा? तो वही दृष्टिहीनता हो सकती है, लक्षण वही रतौंधी, दिनौंधी जो आप देखते हो ना, ये सारी मतलब आंखों से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज होती हैं विटामिन ए की कमी से हो जाता है ना। और जो गाजर है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है इसके लिए। विटामिन B1 की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ B1 ही दिया गया है, बाकी B1 के विटामिन बी के कई सारे टाइप्स यहाँ पर हैं, B1, B2, B3, B12 ना, कई सारे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ B1 दिया गया, तो हम उसको देखेंगे। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में हेल्प करेगा ना, जैसे फलियाँ हो गई, मेवे, संपूर्ण अनाज, सब चीज़ें हेल्प स्रोत हैं इसके। और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी रोग हो जाता है। सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन सी जैसे कि अभी हमने देखा था कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ये सारे इसके स्रोत माने जाएंगे।
और विटामिन सी जो होता है ये शरीर को रोगों से ही बचाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बीमारी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जहाँ मसूड़ों से खून आना ना, घाव भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगना ना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी जो है ये हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं ना, कैल्शियम के अवशोषण में कहीं ना कहीं सहायक होता है ना। और सूर्य का प्रकाश विटामिन सी का जो भाई फ्री में मिलता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि दोपहर की धूप आपको लेने पहुँच जाना है, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में सुबह सुबह जो हल्की सी धूप आती है, जो जिस धूप में जाने से आपको अच्छा महसूस होगा, तो वो धूप आपको लेनी है, ठीक है। दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें भी इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि हड्डियां जो है मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। स्पेशली बच्चों में ये देखने को मिलता है ना। कैल्शियम वही हमारी अस्थियां और दांतों को मजबूत बना के रखता है, स्रोत आप ये देख पा रहे हो। अस्थि और दंत क्षय, यानी कि दांतों का गिर जाना और हड्डियां कमजोर हो जाना। आयोडीन, जैसे कि हमने देखा ग्वाइटर बीमारी हो जाती है, घेंघा रोग, गर्दन में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसमें सूजन आ जाता है ना आयोडीन की कमी से। आयरन, जो कि ब्लड के कमी को दूर करता है ना। अगर आयरन आप प्रॉपर ले रहे हो लौता, तो जैसे आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, पालक खाना चाहिए ना, ये सब क्या होते हैं, इनमें आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है ना। हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए ना, ये सब खून की कमी को दूर करते हैं। एनीमिया, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं, ये आयरन की कमी से बीमारियां हो जाती हैं। तो फिलहाल विटामिन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, और ये विटामिन के बारे में और भी दिया गया है। विटामिन ए, B1, C, D और खनिज में आपका कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये 3 एलिमेंट सबसे मेन हो जाते हैं। खनिजों की अगर हम बात करते हैं ना, तो इनकी कमी के कारण हमारे, अगर मान लीजिए हम प्रॉपर ले रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में विटामिन ले रहे हैं, तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर कमी हुई तो बीमारियां हमें घेरने लग जाती है ना। तो विटामिन का ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि बीमारियों से बचना है तो विटामिन प्रॉपर वे में आपको लेते रहना है, ठीक है। अब अदर चीज़ें भी हैं। अब क्या है, जिसे हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व, खैर इसी के बारे में हमने बात करी। पोषक तत्व क्या है वो तो आप समझ गए ना, कि पोषक तत्व यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी इसमें सम्मिलित होते हैं। और सुरक्षात्मक पोषक तत्व किसे कहा जाता है, तो विटामिन को कहा जाता है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को एनर्जी गिविंग एलिमेंट कहा गया, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहा गया है ना, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। और सुरक्षात्मक यानी कि प्रोटेक्टिव एलिमेंट कौन सा हो जाता है, तो वो विटामिन हो जाते हैं। तो तीनों का नाम जो उपनाम है ना, वो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि जो भी खाना वगैरह होता है ना, पकाते समय उच्च ताप के कारण उसमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हम तो इस तरह से ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए ना, कि जब भी हम खाने को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन उनसे नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। और विटामिन डी से, जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है, इसका अच्छा स्रोत है, अभी बताया ही था मैंने। फल और साग जो है फाइबर से भरपूर होते हैं, और इन्हें रूक्षांश कहा जाता है ना। रूक्षांश जो कि एक तरह से क्या होता है ना, कि रेसे युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें आपकी दालें आ जाएंगी, सब्जियां आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें ना, जैसे कि ये पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे, रूक्षांश, ये सारे ही क्या कहलाते हैं, रूक्षांश की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इनका काम क्या होता है, ये किसी तरह की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इनका सिर्फ इतना सा काम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना सा नहीं कह सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो भाई जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना वाटर हमारी बॉडी में अगर आप देखते हो ना, तो 71% वाटर है ना। तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वाटर, वो आप समझ रहे हो ना। और जो भोजन है उसका शोषित करने में, उसके जो भी पोषक तत्व हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में हेल्प करेगा ना। और ये वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कोलुथुर गोपालन। इनका काम क्या है, तो इन्होंने भोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कुछ काम किए हुए हैं। और उसके बाद में मध्याह्न भोजन, जैसे कि स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्पेशली बचपन में ही अगर माल न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि कुपोषण हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे का जीवन आगे प्रभावित हो जाता है निगेटिवली। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना या फिर PM पोषण योजना की शुरुआत 2002 में, यानी कि स्कूल्स में ही बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराया जाता था ना। और ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से भोजन के तत्व होते हैं और उनसे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है ना। इसके बाद हम ये जानेंगे कि किसी भोजन का परीक्षण किस तरह से कर सकते हैं ना, कि स्टार्च किसी में प्रेजेंट है तो कैसे समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ही लंबा हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सीटेट का एग्जाम अगर आप देने वाले हो या BPSC देने वाले हो तो जरूर इस क्लास को देखिए ना। PDFs वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।